नमस्कार, जागो में आज हम बात करेंगे एक्सप्लॉयटेशन इन अ रिलेशनशिप, जिसमें हम उस पहलू पर बात करेंगे जहां पर एक शादीशुदा जीवन में प्यार की जगह ले लेता है फ्रस्ट्रेशन या फिर अब्यूज़, इमोशंस की जगह आ जाती है लापरवाही या फिर कुछ लालच। सिर्फ जो एक रिश्ता होता है वो एक नाम मात्र का ही बच जाता है। क्या ऐसे हालात होते हैं कि एक दूसरे को खुश रखने की चाहत धुंधली सी पड़ जाती है और प्यार की जगह आने लगते हैं आंसू और दर्द। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर कमल खुराना, जो कि एक रिलेशनशिप काउंसलर हैं। खुराना जी, स्वागत है आपका जागो में। और साथ ही हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं मिस्टर नवीन कुमार। नवीन जी, जागो में स्वागत है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या को समझकर आपकी मदद करें, जिससे कि वापस आपके रिश्ते में प्यार पैदा हो सके। सबसे पहले खुराना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक रिश्ता शुरू होता है तो बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं, एक दूसरे को खुश रखने की बहुत चाह होती है। ऐसे क्या हालात बन जाते हैं कि ऐसा मोड़ आ जाता है कि आप एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं? क्यों ऐसे हालात होते हैं और कैसे इनका सामना करें? देखिए, क्या होता है जब एक नए रिश्ते में दो लोग आते हैं तो कई सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर के आते हैं, कई सारी इमेजेस लेकर के आते हैं, इमेजेस ऑफ अ लाइफ पार्टनर। ये इमेजेस हमारी चाइल्डहुड से बनती चली जाती हैं, चाहे वो हम कहानियाँ पढ़ते हों, चाहे वो हम अपने टीचर्स को देखते हों, चाहे वो हम अपने फ्रेंड्स को देखते हों, अपने एक ड्रीम मैन होता है, ड्रीम हर मैन किसी या के ड्रीम ख्यालात वुमन में। होती है, तो जी। वो मूवीज से भी बनती है। तो वो इमेजेस जब हम लेकर के बड़े होते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए क्या करेगा या क्या करेगी, और वो सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ हम एकदम से एनर्जीज के साथ घुसते हैं नए रिलेशनशिप में। एंड वहाँ पर शुरू में तो एक दूसरे को कंफर्ट किया जाता है, शुरू में अपना बेस्ट दिखाया जाता है, और दूसरा भी बेस्ट दिखाता है, हम भी बेस्ट दिखाते हैं। बट एक स्टेज आती है जहाँ पे हम एक कंफ्यूजन वाली स्टेज में पहुंचते हैं कि हम पाते हैं कि दूसरा वो नहीं है, कुछ डिफरेंट है दूसरे के अंदर। एंड धीरे धीरे जो शुरू में हमने गिव इन किया होता है वो जब एक्सट्रीम स्टेज पर आ जाता है और हमारी पूरी इमेजेस चकनाचूर हो जाती हैं, दैट इज अ स्टेज वेयर। ऐसे में खुद को समझाए कैसे ऐसे हालात के बाद? जहाँ हम समझाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफ़र करूँगा, यहीं पर हम सब लोग गड़बड़ कर जाते हैं। हमें समझना इम्पॉर्टेंट है बजाय कि समझाना अपने आप को। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम दूसरे को, अपने पार्टनर को समझें, क्या उसकी विशेज़ हैं, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसका इनर वर्ल्ड है, क्यों अगर वो ऐसे बिहेव कर रही है, कर रहा है तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हम नहीं समझ पाते हैं। एक रिलेशनशिप में ये पड़ाव आ जाता है कि खुद को कहीं ना कहीं हम एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। एक रिश्ते में शोषण भी होता है, फिर भी हम उस रिश्ते में बंधे रहते हैं। या तो चाह होती है या फिर एक मजबूरी भी होती है। कहाँ तक ले जाते हैं आपको एक्सप्लॉइटेड रिलेशनशिप और कैसे उनका सामना करें, आइए देखते हैं। In my view, there is nothing more vicious and outrageous than the abuse, exploitation and harm of the most vulnerable members of our society. And I firmly believe that our nation's laws and resources need to reflect the seriousness of these terrible crimes. कहते हैं रिश्तों की बुनियाद प्यार और भरोसे पर टिकी होती है। इसमें जरा सी चूक किसी भी रिश्ते को पल भर में शर्मसार कर सकती है। ऐसा करने वाला कोई नजदीकी रिश्तेदार हो तो हालात और भी भयानक हो जाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में तकरीबन 70% महिलाएं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की शिकार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक एक्सप्लॉयटेशन के ज्यादातर मामलों में घर के किसी नजदीकी रिश्तेदार का हाथ होता है। अक्सर लड़कियां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन कई बार ऐसा कर पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की शिकार लड़कियों का आज ही नहीं, भविष्य भी अंधेरे के गर्त में चला जाता है। Innocence is thought charming because it offers delightful possibilities for exploitation. एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो मानसिक तौर और फिजिकल तरीके से आपको बहुत आघात पहुंचाता है। लेकिन फिर भी एक्सप्लॉयटेशन का दायरा बहुत बड़ा है। जब आप एक रिश्ते में होते हैं तो फाइनेंशियली भी आप एक्सप्लॉयटेड होते हैं कि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। उसके साथ साथ इनफिडेलिटी या फिर आपका जो पार्टनर होता है आपको वर्बली अब्यूज़ करता है। नवीन जी, आपसे जानना चाहूँगी कि एक्सप्लॉयटेशन इतने तरीके के होते हैं, तो कानून क्या अलग अलग एक्सप्लॉयटेशन से अलग अलग डील करता है या
आप एक ओवरऑल रिलेशनशिप में एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे हैं तो उसके लिए एक अर्जी डाल सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं? देखिए, अभी जो कानूनी प्रावधान हमारे पास हैं, इनके चलते हुए मान लीजिए कोई सेक्सुअल अब्यूज़ है या कोई क्रूएल्टी का एस्पेक्ट है, मेंटल क्रूएल्टी है, फिजिकल क्रूएल्टी है, तो देयर आर क्रिमिनल लॉज इन प्लेस। सेक्शन 498A है आईपीसी का। उसके बावजूद जिस तरह जैसे आप मान लीजिए कोई फीमेल है जो इकोनॉमिकली हु इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट, तो सिविल लॉज दे आर इन प्लेस। हिंदू मैरिज एक्ट में एप्लीकेशन लगा के वो मेंटेनेंस ले सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारे लेजिस्लेचर ने ये फील किया कि जो भी लॉज हमारे जो हैं अभी वो कहीं ना कहीं अधूरे थे इस चीज को लेके। तो जैसे आपने कहा, ये बहुत बड़ी सही बात है कि दायरा अब्यूज का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इकोनॉमिक, वर्बल, सेक्सुअल। तो 2005 में आया प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो देखिए, सारी बात ये है कि हमारे पास कानून है, बस हमें सिर्फ ये देखना कि उनका मिसयूज ना हो। देयर शुड नॉट बी द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। सो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये एक होलसम एक्ट है। इसके अंदर ये सारे अब्यूज कवर्ड होते हैं। और इन द फर्स्ट प्लेस मजिस्ट्रेट को ये देखना है कि मैं इंटरिम रिलीफ कैसे ग्रांट करूं जो अग्रीव्ड है, जो विक्टिम है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो उसमें एक मेंटेनेंस दिया जाता है। दैट मेंटेनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम विच इज बीन ग्रांटेड सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट या सीआरपीसी में 125 में दिया जाता है। यानी रिश्ते में अगर आप अब्यूज्ड फील करते हैं, आपको शारीरिक तौर पर आघात पहुंचता है या मेंटल तौर पे पहुंचता है, तो सबसे पहले कानून का आप सहारा ले सकते हैं। वो जैसा कि नवीन जी ने बताया कि इमीडिएटली आपको जो रिलीफ पहुंचाता है, आपको पहले वो असिस्टेंस दिया जाता है, उसके बाद आपकी परेशानी समझी जाती है और अकॉर्डिंगली आप अपनी अर्जी दायर कर सकते हैं। विनीत जुड़े हैं हमारे साथ भोपाल से। विनीत जी, पूछिए अपना सवाल। पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। हमारा सवाल ये है कि शादी हो जाती है जी। हमारी शादी हो जाती है, 15-20 साल बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं परिवार में जी। उसके बाद क्या होता है, पुरुष वर्ग का झुकाव महिला जो पत्नी होती है उसके जो मायका होता है उसकी वो ज्यादा रहता है कि वहाँ से कुछ अब बेनिफिट मिले, जबकि बहुत सक्षम होते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा आ जाता है, फीलिंग से ऐसा आ जाता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता रहे। एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो विवाद हो रहा है, 15 साल 20 साल शादी हो जाती है लोगों का, उसके बाद ये मायके पे ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि वहाँ से पति ऊपर ज्यादा इनका आश्रय रहता है कि माँ बाप से कुछ मदद लेके आए। जी खुराना जी, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि महिलाएं अपने मायके से वो लेती हैं, असिस्टेंस लेती हैं, मदद लेती है, जो एक ईगो, जो मेल ईगो होती है उसको आघात पहुंचाती है। तो यहाँ पे एक मेल एक्सप्लॉइटेड फील करता है। ऐसे में कैसे इसका सामना किया जाए? देखिए, जहाँ पर भी गैप होगा वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में गैप है तभी वो ईगो पोजीशंस पे आएंगे। अगर वो एक दूसरे को अपने आप मतलब एकजुट मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे, तब ये दिक्कतें नहीं आती हैं। अब अगर उन दोनों के बीच में गैप है एंड हस्बैंड ये नहीं समझ पा रहा है कि वो जो वाइफ है उनकी वो भी किसी की बेटी है, तो अगर वो कुछ ला रही है, अपने लिए ला रही है, घर के लिए ला रही है, तो जिस तरह से हस्बैंड अगर कुछ ला रहा है उसको घर में यूज़ किया जा रहा है, उसी तरह से अगर वो ला रही है तो एज ए यूनिट उसको अपना ही समझा जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि अगर जैसे उनका सवाल था कि अगर मेल एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहाँ से कुछ आए, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट अगर कुछ वो ला रही है तो वो अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके पेरेंट्स और उसके वो सब रिलेशन भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी विनीत जी को ये समझना है कि वो आपकी ईगो को आघात नहीं पहुंचाना चाह रही है, वो एक तरीके से गिफ्ट भी हो सकता है जो पेरेंट्स अपने प्यार से देते हैं। और उसके साथ साथ विनीत जी, मैं आपकी वाइफ से ये भी कहना चाहूँगी, आप भी उनको समझाइए कि ऐसे में अगर आपको बुरा फील होता है, आपको लगता है कि वो इसलिए ऐसा कर रही हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, आपको ऐसा फील होता है, तो ये उनको बताइए। शायद उनको पता ही नहीं है कि आपको बुरा फील होता है, इसलिए कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से रिलेशनशिप में आप एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं और कैसे आप इसको सुलझा सकते हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।
जागो में आज हम बात कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन इन अ रिलेशनशिप। कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक रिश्ते में कड़वाहट आती है तो कहीं ना कहीं दोनों की गलतियां भी हो सकती हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों की। यहाँ पे मैं लीगैलिटीज जानना चाहूँगी कि अगर क्राइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो जाता है या इनफिडेलिटी होती है, ये भी एक तरीके से अब्यूज है, एक्सप्लॉयटेशन है। ऐसे में आदमियों के लिए और औरतों के लिए क्या अलग अलग कानून है या सज़ा दोनों के लिए बराबर है? जी देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, पहले तो ये समझना होगा कानून जो है ये किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वेपन नहीं है ये किसी का, ठीक है। तो जो भी हमारे कानून है इसके रिगार्डिंग, चाहे मेन को लेके चाहे विमेन को लेके, उसका इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है जी। सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाली कोर्ट उसको फॉलो करती है सारी बात। दूसरी चीज, इनफिडेलिटी पे आप आ रही थी, थोड़ा सा इसमें लॉ कमीशन और जो एक्सपर्ट्स हैं दे फील द विमेन आर बीइंग द लॉज आर टुवर्ड्स विमेन। फॉर एग्जांपल आप एडल्ट्री के केसेस ले लीजिए, यू कैन चार्ज क्रिमिनल केस ऑफ एडल्ट्री अगेंस्ट अ मैन, लेकिन विमेन उसमें पार्टी नहीं हो सकती जी। और वो अकम्प्लिस भी नहीं हो सकती उसमें जी। तो ये डिफरेंस है एक, ठीक है। लेकिन ये देखिए जो भी लेजिस्लेचर ने ये कानून बनाया इसके पीछे एक सोच है, कुछ गलत नहीं है इस तरह का, ठीक है। बस सिर्फ ये देखना है जो अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको रोका जाए, यानी इंटेंसिटी देखी जाती है और ये कि किस पर ज्यादा इसका आघात पड़ा है और किसने कंप्लेंट की है। हरीश ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। हरीश जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी ऐसा जी, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरी वाइफ है ना मेरी बात नहीं मानती और मेरी सास जो बोलती है ना वो सारा मान लेती है। इस करके हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है इस बात से। मतलब मेरी कोई बात मान के राजी नहीं और मेरी सास जो कहती है ना वो फाइनल कर देगी उसको फटाफट। जी, आप क्या चाहते हैं हरीश जी कि वो अपनी माता जी की बात ना सुने, आपकी सुने या अपनी माँ से बात करना बंद करे? आप इसमें चाहते क्या हैं? तो देखो, मैं का तो मेरी भी माने उसकी माने, वो तो बिल्कुल मेरी बात निगलेक्ट कर देती है एकदम। मैं जो कहूँगा वो सोचती कि मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। जी, खुराना जी आपसे जानना चाहूँगी कैसे डील करें ये प्रॉब्लम? सबसे पहले तो इनको ये देखना है कि जो इनकी सास हैं, जो इनकी मदर इन लॉ हैं, वो ऐसा क्या करती हैं कि इनकी जो वाइफ है उनकी बात मानती हैं या उनकी बात सुनती हैं। सो कुछ इनकी मदर इन लॉ डिफरेंट कर रही हैं। डायरेक्टली अगर मुझे कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि इनकी मदर इन लॉ एक्चुअल में पहले उतना अफेक्शन, उतना अंडरस्टैंडिंग अपनी बेटी को देती होंगी, उसकी प्रॉब्लम को सुनती होंगी, समझती होंगी, जो शायद ये इग्नोर कर जाते होंगे। इस चीज़ को ये समझे या ना समझे, बट इनको ये देखना है कि कुछ है, कुछ फ्रेंडशिप है, कुछ अफेक्शन है, कुछ केयर है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो वहाँ पर बनती है और यहाँ पर नहीं बनती है। यानी हरीश जी यहाँ पे आपको अपनी वाइफ के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे और उन पर ये भरोसा उनके अंदर जगाना होगा कि वो अगर अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करती हैं तो आपसे भी उससे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन मिलेगा या वैसा ही सोल्यूशन मिलेगा। तो हरीश जी ये ज़रूरत है कि आप अपनी वाइफ के साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, फिर चाहे उनकी खुद की माँ या कोई भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई भी ना आ सके। भूमिका हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। भूमिका जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी मेरा सवाल ये है कि मेरा मतलब वकील साहब से मेरा सवाल है कि मेरा जो केस है वो एक्स पार्टी हो गया है। मतलब कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर केस करा था 2 साल पहले। हेलो जी जी हम सुन रहे हैं भूमिका जी। हाँ तो 2 सालों से वो मेरा केस जो है अब एक्स पार्टी हो गया है। तो बीच बीच में जबकि मैं कोर्ट जाती भी थी लेकिन वो पता नहीं कैसे हो गया। और ऐसे में बच्चा भी मेरा छोटा है, 4 साल का ही है, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। तो मैंने वैसे वहाँ पर मेरा नोएडा कोर्ट में है, तो मैंने मेरे लॉयर ने सेक्शन 24 के अंतर्गत जो मेंटेनेंस के लिए क्लेम होता है वो करा था। तो लेकिन वहाँ पे 2 साल अब जब हो गए हैं तो यहाँ पर बताते हैं ये लोग, जब एक्स पार्टी हो गया है तो ये बताते हैं कि आपका जो फाइल था उसको हमने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि आपको सेक्शन 24 के अंतर्गत जो आपने क्लेम करा है उसको आपको अलग से फाइल करना था। तो मुझे ये जानना है कि क्या हर एक कोर्ट का, वो बोलते हैं कि नोएडा यूपी का जो है वो थोड़ा सा पैटर्न अलग है, दिल्ली का पैटर्न अलग है। तो मैं एक सवाल तो ये है कि क्या ऐसा होता है कि यूपी का चाहे दिल्ली का तरीका अलग अलग है, और मैं अपना केस दिल्ली ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ न यहाँ मेरा मतलब मायके है, ना ये मेरा ससुराल है। जी
यहाँ सिर्फ हस्बैंड रहते थे तो उस वजह से मैं थी। तो अभी भी वैसे मैं कंटिन्यू यही कर रही हूँ। और हस्बैंड ने ऐसे मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि मैं कैरेक्टर की ठीक नहीं हूँ, ये वो करके, क्योंकि असल में उनको डॉरी चाहिए था। डॉरी ऐसे उन्होंने शादी के टाइम 12-15 लाख लिए थे, जिसका थोड़ा बोड़ा प्रूफ भी है हम लोगों के पास। तो फिर वो सब भी हमने दिया था। तो लेकिन अब उनको और ज्यादा कुछ चाहिए, डिमांडिंग। तो इस वजह से जब हम लोग नहीं फुलफिल कर पाए तो उन्होंने केस ही उल्टा हम पर कर दिया। तो और जी भूमिका जी, हमने आपका सवाल सुना, हम समझे आपकी परेशानी। नवीन जी से जानना चाहेंगे कि इनकी दो परेशानियां हैं। एक तो ये अपने केस में क्लैरिटी चाहती हैं और ये भी चाहती हैं कि केस इनके पास आ जाए, यूपी से दिल्ली आ जाए। कैसे आप मदद कर सकते हैं? देखिए भूमिका, पहली चीज जो आप चाह रही हैं आपका केस यूपी से दिल्ली आ जाए, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, और जो मोडस ऑपरेंडी है इसका, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल होती है इसके लिए। तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में अपने ग्राउंड्स देंगी कि आपको यहाँ आने में परेशानी है और आप दिल्ली में रह रही हैं, और चूंकि आप फीमेल हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को कंसीडर करके इसको ट्रांसफर कर देगा। ये जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है, नंबर 1। दूसरी आपकी प्रॉब्लम थी कि आपका केस एक्स पार्टी हो गया है, और आपका बेसिक कंसर्न ये था, जो आप पूछना चाह रही थी, कि लॉज क्या दिल्ली में और यूपी या के यूपी में अलग अलग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये यूनिफॉर्म है लॉ, ये सेंट्रल लॉ है, और ये कोई स्टेट एक्ट नहीं है। तो ये ऑल ओवर इंडिया इट इज वन एंड सेम, ये एक जैसा ही है लॉ। और तीसरी चीज, आपका एक्स पार्टी हो गया है तो उसका भी इलाज है। एक्स पार्टी सेट असाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन लगती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर, जिससे वो आप सफिशिएंट रीजन दें क्यों आपका एक्स पार्टी हो गया है। क्या आपके वकील साहब नहीं पहुंच पाए हैं, क्या आपको केस का नोटिस नहीं मिला, या जो भी रीजन है वो सफिशिएंट रीजन कंसीडर करके कोर्ट उस एक्स पार्टी को सेट असाइड कर देता है। जी। तो अगला एक इनका और था, इनका ये था कि सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन है, क्या वो डिफरेंट केस ऑल टुगेदर है? जी, हम इस बारे में जानेंगे। भूमिका जी, आपके आधे सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं मिल गया होगा। ब्रेक के बाद हम आपके पूरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जागो में हम बात कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन इन रिलेशनशिप की, और भूमिका जी ने अपने एक रिश्ते में जो एक्सप्लॉयटेड वो फील कर रही हैं, उन्होंने सवाल पूछा, उनका जवाब अधूरा रह गया। भूमिका जी, बड़ा शॉर्ट सा सॉल्यूशन है आपका। जो आपका एक्स पार्टी हो गया केस, उसको एक्स पार्टी ऑर्डर को, या अगर डिक्री हो चुका है या डिसमिस हो चुका है, जैसे भी है, आप उसको सेट असाइड करवाइए, और आपकी जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन है उसको उसमें परस्यू करवाइए। प्रीति है हमारे साथ भोपाल से। प्रीति जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी बड़ी सिस्टर है जी, उसकी शादी हुई है एक जॉइंट फैमिली में जी, भाभी भैया सभी रहते हैं। वो बहन सबका काफी ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड उनकी बात नहीं मानते हैं। कभी भी घर में कोई भी चीज विवाद वगैरह होता है तो वो भाभी भैया को ही सही ठहराते हैं और इनकी साइड ध्यान भी नहीं देते हैं, मतलब। तो वो बहुत दुखी रहती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो क्या करे, मतलब जिससे कि वो थोड़ा ध्यान दे, बच्चों पर भी गलत असर डल रहा है, मतलब आप मार्गदर्शन दीजिए। जी डॉक्टर खुराना जी, मैं प्रीति से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब आपके पार्टनर के साथ आपका प्यार और वो अंडरस्टैंडिंग और साथ नहीं मिलता तो सब कुछ मुश्किल हो जाता है। ऐसे कैसे अपने पार्टनर का साथ आप सिक्योर कर सकते हैं? इस सवाल में एक बहुत बड़ी बेसिक सी बात है कि अगर वो पार्टनर को पता ही नहीं है कि मुझे अपनी वाइफ का सपोर्ट करना है, उसे सुनना है, समझना है, और क्या मेरी फैमिली है, तो उनको वो एहसास कौन दिलाएगा? अनफॉर्चुनेटली उनके घर में भी कोई इस चीज़ का एहसास उन्हें नहीं दिला पा रहा है। तो उसके जो भैया भाभी हैं वो भी इस चीज़ को सेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, इसको अपनी वाइफ का साथ देना चाहिए। तो अगर कोई नहीं दिला पा रहा है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि सिर्फ ये इनकी बड़ी सिस्टर ही हैं जिनको ये काम करना है। तो प्रीति जी को हम ये बोलेंगे कि प्रीति, जैसा कि डॉक्टर खुराना ने बताया कि आपको अपने पति से बात करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि जैसा कि खुराना जी ने बोला कि उनको हो सकता है पता ही ना हो कि आपको उनकी मदद की ज़रूरत है, तो कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए। अमिताभ, हाँ, स्ट्रांगली अच्छे से बताएं कि आपको उनकी ज़रूरत है। अमिताभ जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अमिताभ जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरी 2003 में शादी हुई थी जी। तो 498 का डिसीजन भी आ चुका है जी। अब मेरी वाइफ ने क्या है कि तलाक का केस लगाया और मैं उसको तलाक देना नहीं चाहता हूँ।
तो इस मामले में मैंने बहुत ऐसी कोई चौखट नहीं है जहाँ उसको पाने के लिए कोशिश न की हो, लेकिन हर जगह से नेगलेक्ट फील मेरे को मिला है। तो नवीन जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये तलाक नहीं देना चाहते, रिश्ता वापस बनाना चाहते हैं, क्या करें? जी देखिए, तलाक वो नहीं देना चाह रही हैं, वो जिस भी ग्राउंड्स पे आप तलाक रह रहे हैं वो अपोज करेंगी जी, जो भी आपका ग्राउंड है जी। अब जो आप नहीं देना चाह रहे, दिस मोर ऑफ अ सोशल इशू। डॉक्टर साहब बता पाएंगे इस बारे में कैसे ज्यादा? वो अपने संबंध सुधारे? देखिए, वो हर चौखट पे जा रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही चौखट पे जाना है जो कि उनकी वाइफ हैं, और उनको जा कर के ये कहना है कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बस मुझे ये समझा दो क्या कारण है, और दिल से समझा दो। एंड अगर ये अपना पूरे दिल से अपनी गलतियों को कुछ पहले एनालाइज भी करें और उन्हें उन गलतियों को उसके सामने रखें तो शायद वो समझेगी। एंड उसके बाद उनकी जो फीलिंग्स हैं उस लड़की की, वो भी ये जानने की कोशिश करें। अगर सब कुछ भी नहीं हो सकता है तो इनको ये देखना होगा कि एक स्टेज आती है कभी कभी, एंड उस स्टेज को इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। यानी अमिताभ जी, आपको अपनी जो वाइफ है उनसे बात करनी होगी और पहले खुद स्टेप लीजिए, पहले खुद उनको समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसी क्या परेशानी आ गई कि वो आपसे अलग होना चाहती हैं। जब आप ये दिखाएंगे कि आप उनकी परेशानियों के लिए ज्यादा कंसर्न हैं तो डेफिनेटली वो भी आपकी परेशानी समझने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन स्टेप पहले आप ही उठाइए। रिश्तों में एक्सप्लॉयटेशन से ज्यादा आघात पहुंचता है इस चीज का कि जब एक विश्वास टूट जाता है। मुश्किल जरूर है, दौर बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारिए। आपके अगर कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके रिश्ते में थोड़ा सा भी प्यार बाकी है तो उसको एनर्जाइज कीजिए, उसको पॉजिटिवली देखिए। अगर आप अपने प्यार को नरिश करेंगे तो कभी ना कभी जरूर आपको प्यार का फल वापस जरूर मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जागो में शामिल होने के लिए।